और जो भी सभी वेलकम टू लो। मैं कृष्ण दत्त आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल और आपके अपने एप्लीकेशन फिजिक्स बाय कृष्ण दत्त कश्यप में। तो डियर स्टूडेंट, जल्दी जल्दी आ जाओ और आज एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं। जैसे मैंने लास्ट टाइम पे आपको बताया था एच पैरामीटर्स के बारे में, हाइब्रिड पैरामीटर्स के बारे में मैंने उसका इंट्रोडक्शन बताया था। और ये टॉपिक इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण है, चाहे ये बीएससी सेकंड सेमेस्टर में हो चाहे ये बीएससी फोर्थ सेमेस्टर में हो, यानी कि फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर में काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो इसके बारे में लास्ट टाइम पे हमने इंट्रोडक्शन के बारे में बातचीत करी थी और इसकी बहुत सारी क्या करी थी प्रॉपर्टी के बारे में देखा था। एक बार जल्दी जल्दी से जुड़ जाओ और जल्दी से बताओ मेरी वॉइस और डिस्प्ले क्लियर आ रही है सभी को। और जल्दी जल्दी एक बार बताओ मेरी वॉइस और डिस्प्ले क्लियर आ रही है। जैसे कि आप सभी देख पा रहे होंगे, बीएससी सेकंड ईयर एंड सेकंड सेमेस्टर में, यानी कि सेकंड ईयर का मतलब है फोर्थ सेमेस्टर के लिए भी काम करेगा ये आपका, और ये सेकंड सेमेस्टर के लिए भी काम करेगा। टॉपिक है एच पैरामीटर, हाइब्रिड पैरामीटर, पार्ट सेकंड, शंकर प्राचल। काफी इंपॉर्टेंट है, इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें से लॉन्ग क्वेश्चन बनने की प्रबल संभावना रहती है। यहाँ तक कि एमएससी फिजिक्स में भी ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो डियर स्टूडेंट, जो भी सभी जुड़े हो हमारे साथ, एक बार वीडियो को लाइक भी करो, जल्दी जल्दी से थंब करो जल्दी से, और बताओ मेरी वॉइस और डिस्प्ले कैसी आ रही है। एक बार जल्दी जल्दी से जुड़ जाओ, फिर आगे चलते हैं। एक बार सभी डन लिख दो भाई, ठीक है। टाइम वेस्ट ना करते हुए बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक पे आज एच पैरामीटर अपना कंप्लीटली खत्म कर लेंगे भाई हम। इसके बाद हमारा जो टॉपिक चलेगा वो फीडबैक चलेगा, ठीक है। तो जैसे आप सभी को दिखाई दे रहा होगा, टॉपिक एच पैरामीटर, हाइब्रिड पैरामीटर, पार्ट सेकंड, शंकर प्राचल। तो इसमें क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन कैसे आता है। पार्ट फर्स्ट, जिन स्टूडेंट ने अभी तक पार्ट फर्स्ट नहीं देखा एच पैरामीटर का, पार्ट फर्स्ट जरूर देखा मैं, ठीक है भैया। क्योंकि आपके सेकंड पार्ट ये जब भी समझ में आने वाला है जब आप पार्ट फर्स्ट अच्छे तरीके से देख के आओगे, ठीक है। तो क्वेश्चन कैसा पूछा जाता है इसका, पार्ट सेकंड का क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा। गिव ए ब्रीफ अकाउंट ऑफ द नोमेनक्लेचर यूज्ड फॉर एच पैरामीटर ऑफ ए ट्रांजिस्टर इन कॉमन बेस, कॉमन एमिटर, कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन, हैंड्स ऑब्टेन एक्सप्रेशन फॉर इनपुट इम्पिडेंस, करंट गेन एंड वोल्टेज गेन फॉर कॉमन एमिटर। इनमें से किसी में तीन दे रखे, इसमें से एक दो दो के बारे में बताते हुए चलेंगे। फिर व्हाट आर द लिमिटेशन, क्या क्या है। तो अगर मैं इसकी हिंदी में बात कर लगूं, इसकी मैं हिंदी में बात कर लूंगा तो थोड़ा ध्यान से समझना है क्वेश्चन कैसा बन जाएगा, ठीक है भाई। ये क्वेश्चन कैसा बन जाएगा वो ध्यान से समझियो, ठीक है। क्वेश्चन का तरीका क्या रहने वाला है, क्वेश्चन का तरीका देखियो भाई एक बार। क्वेश्चन का तरीका है, वो कहने वाला है कि जो एच पैरामीटर के, एच पैरामीटर, एच प्राचल, एच प्राचल, एच प्राचल का नामांकन कीजिए, नामांकन कीजिए। मतलब एच, जितने भी एच पैरामीटर है उनके सबके नाम भी रख दो भाई, नामांकन कीजिए। दूसरी चीज किसके लिए करना है हमें, एक तो सीबी के लिए। उस सीबी का मतलब क्या होता है, कॉमन बेस। क्या मतलब होता है, कॉमन बेस, यानी कि उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ आधार के लिए बताना है एक बार हमें, नोमेनक्लेचर बना के दिखानी है उसकी। ऐसे दूसरा हमें कॉमन एमिटर, कॉमन एमिटर के लिए बना के दिखानी है। उभयनिष्ठ उत्सर्जक, उभयनिष्ठ उत्सर्जक, ठीक है। और कॉमन कलेक्टर, यानी कि कॉमन कलेक्टर, यानी कि उभयनिष्ठ संग्राहक, उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ संग्राहक। फिर बाद में हमें क्या करना है, बाद में हमें क्या करना है भाई। पहला इसका तो ये वाला पार्ट का मतलब ये हो गया। इसके बाद हमें ये डेरिवेशन पोर्शन करना है, निवेशी प्रतिबाधा के लिए दिखाना है। निवेशी प्रतिबाधा जैसे हमने लास्ट टाइम पर निकाल ली थी, इनपुट इम्पिडेंस, ठीक है। जैसा कि आपने जेड इन निकाला था, याद हो तो आपने डेरिवेशन। ऐसे ही हमें क्या निकालना, वोल्टेज, वो धारा लाभ, धारा लाभ निकालनी है,
और इसके बाद हमें क्या निकालना है, वोल्टेज लाभ। ये 3 चीज बतानी है फिर, वोल्टेज लाभ, और वो भी किस किस के लिए हो, वो भी इन तीनों चीजों के लिए ही, ठीक है, सीबी के लिए भी, सीसी के लिए भी और सीई के लिए भी। फिर तीसरे पॉइंट पे हमें क्या बतानी है, लिमिटेशन, कि एच पैरामीटर की क्या सीमाएं है। आई होप आपको क्वेश्चन अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। जल्दी से एक बार डन करके बताओ, क्या आप सभी को ये क्वेश्चन समझ में आ गया कि क्वेश्चन कैसे करके आना है। हमें एच पैरामीटर्स के नाम रखने हैं पहले, फिर हमें कॉमन बेस के लिए, कॉमन एमिटर के लिए, कॉमन कलेक्टर के लिए भी नाम रखेंगे, और फिर इसके लिए हमें निवेशी प्रतिबाधा के लिए डेरिवेशन निकालना है, ये डेरिवेशन पोर्शन है। ऐसे ही इसके लिए धारा लाभ के लिए भी और वोल्टेज लाभ के लिए भी। इसके बाद इसकी सीमाएं देखेंगे। तो ये सारी चीजें हम अपने इस वीडियो में, लेक्चर में देखने वाले हैं भैया, ठीक है। एक बार जल्दी जल्दी से बताओ, किसी को कोई दिक्कत समस्या तो ना है यहाँ तक, जल्दी से बताओ, किसी को कोई दिक्कत समस्या तो ना है यहाँ तक क्वेश्चन समझने में। एक बार सभी डन लिख दो, जल्दी जल्दी से बताओ, यहाँ तक कोई दिक्कत समस्या तो ना। चलो अपने क्वेश्चन पे चलते हैं। सबसे पहले हम इनका नोमेनक्लेचर देखते हैं, नाम रखते हैं, एच पैरामीटर्स का नाम रखते हैं, ठीक है। एच पैरामीटर्स का क्या रखते हैं, नाम रखते हैं। अच्छा मैं आपको बता दूं, सबसे पहले हम इनके क्या देखेंगे, नोमेनक्लेचर देखेंगे। नोमन नोमेनक्लेचर क्या देखेंगे, नोमेनक्लेचर देखेंगे भाई, ठीक है। नामांकन देखेंगे, किसका नामांकन, एच पैरामीटर का। एच पैरामीटर का नामांकन किस किस प्रकार से होता है, तो ये सारी चीजें हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं। अच्छा एक बात बताओ भाई मुझे, सभी स्टूडेंट, जितने भी हमारे एच पैरामीटर थे वे कौन कौन से थे, पहले तो ये बताओ। H11 था एक, तो H12 था, और H21 था, और H22 था, ठीक है, ये था। तो एक चीज बता दूं, इसका भी एक नाम बनेगा, 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 ठीक है। और नाम कैसे बनता है उसकी भी मैं आपको इसमें ट्रिक बताने वाला हूं, और याद करने का तरीका भी आपको समझाने वाला हूं अच्छे तरीके से, ठीक है भैया। जल्दी जल्दी से बताओ, यही तो हमारे एच पैरामीटर्स थे, एच पैरामीटर्स थे। तो अब जल्दी जल्दी से मुझे इनकी वैल्यू बताओ, कितनी कितनी इनकी निकल निकल के आई थी। जब मैंने आपको इनका डिटर्मिनेशन कराया था, जब H11 की, तो H11 की वैल्यू कितनी कितनी आई थी, एक बार सभी बताओ। H11 की वैल्यू आई थी हमारी V1 अपॉन I1 और V2 इजिकल टू 0, ये आई थी एक वैल्यू जब मैंने H11, जो पुरानी वीडियो देख कर आइयो ध्यान से। इसके लिए इसके लिए H21 के लिए वैल्यू कितनी आई थी, जरा देखना एक बार। H21 के लिए आई थी I2 अपॉन I1, और यहाँ पर V2 बराबर 0। ऐसे ही हमारी H12 के लिए कितनी आई थी वैल्यू, V1 अपॉन, पुरानी वाली वीडियो में मैंने ये सारा निकलवा रखा भाई, तो वहां से इन्हें अच्छे तरीके से देख लेना, ठीक है। और H22 की कितनी आई थी, I2 अपॉन V2, I1 इजिकल टू 0, ये आई थी। जल्दी जल्दी से बताओ, क्या सभी की ये आई थी भाई, एक बार जल्दी जल्दी से बताओ, क्या सभी की ये वैल्यू आई थी, ठीक है। सबसे हम पहला देखते हैं, इसका नाम क्या रहता है, H11 का नाम क्या आता रहता है इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। तो मैं अगर आपसे कह लगूं ये फॉर्मूला कैसा था, ये V1 और I1 कैसे थे, अगर आपको मैं एक बार इनका डायग्राम भी दिखा दूं अच्छे तरीके से। चलो मैं एक सिस्टमेटिक डायग्राम यहाँ पे बना के दिखा देता हूँ आपको, इसका छोटा सा कैसा कैसा था हमारा, ठीक है। इस तरीके से था हमारा एच पैरामीटर का डायग्राम, ठीक है। इसमें ये वाला जो था हमारा, ये क्या था, वोल्टेज था यहाँ पर, ये V1 था, ठीक है। और ऊपर कैसा था, प्लस, और नीचे कैसा था, माइनस। ऐसे ही यहाँ पर इधरली साइड में क्या था, V2 था, क्या था, V2, ऊपर प्लस और नीचे माइनस। इधरली साइड में करंट हमारी I2 थी, और इधरली वाली साइड में हमारी करंट कितनी थी, I1 थी। तो V1 और I1 को मैंने इनपुट कही थी, इन दोनों को क्या कही थी, इनपुट कही थी, और इन दोनों को क्या कहती मैंने, आउटपुट कहती, याद हो तो आप सभी को। तो अब एक बार ध्यान से समझो, यहाँ पर ये क्या अब दिखाई दे रहा है, V1 अपॉन I1, ये आपको इनपुट के दिखाई दे रहे हैं, किसके दिखाई दे रहे हैं भैया, इनपुट के दिखाई दे रहे हैं। तो इनपुट में ये वाला V1 अपॉन I1 एक तरह से रेजिस्टेंस का काम कर रहा है, ओम्स लॉ को फॉलो कर रहा है। तो इसका मतलब है रेजिस्टेंस ना लेकर यहाँ पे उसका नाम बन जाता है इम्पीडेंस, क्या बन जाता है, इम्पीडेंस, ठीक है।
क्या बन जाता है इसका नाम? इम्पीडेंस। ये वाली जो वैल्यू मैं दिखाना चाह रहा हूँ आपको, ये वाली जो वैल्यू आई है, इसका मैंने आपको बताया भी होगा, इनपुट इम्पीडेंस का केस बना था। ठीक है, कैसा केस बना था? इनपुट इम्पीडेंस का। ठीक है, तो उस इनपुट इम्पीडेंस के तौर पे हम क्या करेंगे? इनपुट इम्पीडेंस के तौर पे हम क्या करेंगे? यहाँ पर टर्म्स बनाओगे इनपुट इम्पीडेंस, तो इसका नाम H11 का नाम बनता है HI। HI, अब HI क्यों बनता है उसका नाम भी बता रहा हूँ। HI की फुल फॉर्म होती है, I का मतलब इनपुट, I का मतलब इनपुट, और V1/I1 एक रेजिस्टेंस का काम करता है, रेजिस्टेंस का बड़ा भैया इम्पीडेंस। इम्पीडेंस, इसका ये नाम बनता है, और हिंदी में इसका नाम है निवेशी, निवेशी प्रतिबाधा। प्रतिरोध का भी काम रुकावट का होता है, और इसका भी काम प्रतिबाधा का होता है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक का? निवेशी प्रतिबाधा। तो अगर कोई आपसे H11 का नाम पूछा तो आपको क्या बताना है? HI बताना है। इस पे आ जाओ, जल्दी से आ जाओ। ठीक है, अगर आप देखोगे तो देखो भाई, हमेशा ध्यान रखना है एक बात का। पहले वाली बात तो आपको अच्छे तरीके से पता लग गई होगी। जहां कहीं भी आपको ये दिखाई देवे, V/I दिखाई देवे, वहां पे आप रेजिस्टेंस कहोगे, तो रेजिस्टेंस की जगह हम जेड ले सकते हैं, और जेड को क्या कहते हैं? इम्पीडेंस कहते हैं। ठीक है, इसे क्या कहते हैं? इम्पीडेंस कहते हैं। ये वाली बात आपको क्लियर होगी इम्पीडेंस। ठीक है, इम्पीडेंस यानी कि प्रतिबाधा कहते हैं। अब ऊपर ऊपर यदि यहाँ पर ऊपरली साइड में यहाँ V2 है और निचली साइड में यहाँ I2 है, तो इसका मतलब है आउटपुट की होती, लेकिन ये इम्पीडेंस हमेशा इनपुट की होती है, तो V1/I1 बनता है। कैसा बनता है? V1/I1। अब देखो, ये जो है, कभी भी कोई सा भी संसार में गेन की बात अगर तुम्हारे से कह लगा, तो चलो मैं अगले पेज पे तुम्हें एक वो टर्म्स बता देता हूँ, कुछ मतलब अलग से बताता हूँ। जब भी कभी गेन कह दे, यहाँ अलग से बक्सा बना देता हूँ, एक बक्सा बना देता हूँ, या चलो मैं अगले पेज पे चलता हूँ। अगले पेज पे आपको कुछ कंडीशन, बेसिक आइडिया समझा दूँ। बेसिक आइडिया, बेसिक आइडिया, बेसिक आइडिया थोड़ा ध्यान से समझना। जहां कहीं भी आपको V1/I1 दिखाई देगा, यानी कि ऐसा समझो कि V/R कहीं भी अगर दिखाई दे रहा था, V/R या V/I, V/I, तो आप इसे ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग करते थे। ये क्या करता है? ये कौन सा लॉ होता है? ओम्स लॉ। लेकिन यहाँ पे जब H पैरामीटर के केस में यही वाली टर्म्स आपकी बन जाती है, V/I इजिकल टू जेड। ये जेड क्यों बनता है? तो क्योंकि ये जेड यहाँ पे किसका काम कर रहा है? इम्पीडेंस का, इम्पीडेंस का, प्रतिबाधा का। रुकावट यहाँ भी हो रही है, रुकावट यहाँ भी हो रही है, क्योंकि यहाँ पर रेजिस्टेंस ना कह के इसे जेड बोल जाता है, इम्पीडेंस। अब इनपुट बनना इस वजह से क्योंकि यहाँ V1 और I1 लिया है, तो इसे इस वजह से क्या बन जाता है? इसका नाम इनपुट इम्पीडेंस, इसका नाम बन जाता है निवेशी प्रतिबाधा, निवेशी प्रतिबाधा, ये नाम बन जाता है। क्लियर है? पहली बात आपको ये अच्छे तरीके से समझ में आई होगी। दूसरी बात ध्यान रखियो, इस संसार में कोई सा भी अगर गेन हो रहा है, लाभ हो रहा है, गेन हो रहा है, लाभ हो रहा है, तो आपको याद रखना है, हमेशा लाभ के केस में हमेशा आउटपुट तो रहता है ऊपर, आउटपुट रहता है ऊपर, और इनपुट हमेशा रहता है नीचे। याद रखना भाई, ये वाली बात मेरी है। ये गेन, कोई सा भी संसार का कोई सा भी गेन हो, आउटपुट ऊपर, इनपुट नीचे। ठीक है, आउटपुट का मतलब है निर्गत, यानी कि जाने वाला, और इनपुट किसका है? निवेशी, देने वाला। अब मैं आपको बताता हूँ गेन का किस केस में होता है। मान लो सपोज करो हमारे पास कोई भी सर्किट है, ये रहा सर्किट, डियर स्टूडेंट, ये रहा हमारे पास सर्किट, और इसमें मैंने इनपुट तो दिया 5 का, इनपुट कितने का दिया? 5 का। ये क्या है मेरा? 5 का। मान लो सपोज को कुछ भी है, ये इनपुट 5 का, और ये आउटपुट कितने का है मेरा? आउटपुट मिल रहा है मुझे कितने का? मान लो 10 का मिल रहा है। तो कहने का मतलब, लेने का तरीका, गेन होते वक्त आउटपुट को लेंगे ऊपर 10 को, और इनपुट को लेंगे नीचे। याद रखिए इस वाली बात को। तो कभी कभार कुछ आउटपुट के बारे में मैं अदर से एक्स्ट्रा चीजें आपको बता देना चाहता हूँ। ठीक है, इसे कम कर लेते हैं क्योंकि इतने बड़े पेज पे कोई जरूरत नहीं है ये वाली चीज। ठीक है, चलो एक बार स्लाइड देखते हैं। अगर मैं आपसे कह लगूं, अब यहाँ पे समझने की कोशिश करियो भाई स्टूडेंट। अब अगर कहीं पे ऐसा लिखा हुआ है, कहीं पे अगर ऐसा लिखा हुआ है कि करंट गेन,
क्या लिखा हुआ है, करंट गेन। करंट गेन का मतलब क्या होता है, इसे हिंदी में बोलते हैं धारा लाभ। क्या बोलते हैं स्टूडेंट, धारा लाभ। तो धारा लाभ को हम रिप्रेजेंट करते हैं, जहां कहीं भी आपको धारा लाभ दिखाई देगा, करंट लाभ दिखाई देगा, ए आई, आई रिप्रेजेंट करेगा करंट को, ए रिप्रेजेंट करेगा इसका करंट में कितना गेन हो रहा है। तो हमेशा क्या होना चाहिए था, मैंने आपको गेन का केस बताया था, लाभ का केस बताया था, आउटपुट तो लेना ऊपर। तो आउटपुट, अब जैसे हमारा कोई भी सर्किट था, मान लो ये सर्किट था, ठीक है जी, ये सर्किट था, इसमें हमारी इनपुट करंट कौन सी थी भाई, इस तरीके से हमारा ये बना हुआ था, इस तरीके से ये V1 था, और इधरले साइड में I1 थी, और ये इधरले साइड में हमारा V2 था, क्या था, V2 था, और ऐसे क्या बनी हुई थी, हमारी I2 थी। तो ये वाली I1 जो हमारा किसका काम कर रही थी, इनपुट का, किसका काम कर रही थी स्टूडेंट, इनपुट का, ठीक है। और ये वाली I2 किसका काम कर रही थी, ये वाली काम कर रही थी आउटपुट का, किसका काम कर रही थी, आउटपुट का। तो अगर मैं करंट गेन लेना चाहता हूँ तो मैं क्या करूँगा, आउटपुट हमेशा कौन सा लेकर चलूँगा, चलो मैं इसे यहाँ से हटा लेता हूँ, और मैं यहाँ पे इस सिस्टम को यहाँ पे तुम्हें बता देता हूँ। तो ए आई इजकल टू, जब हम करंट गेन देखेंगे तो आउटपुट कौन सा है, ये आई टू लेंगे ऊपर, और यहाँ पे इनपुट है तो I1 लेंगे यहाँ पे। तो ए आई का फॉर्मूला क्या बन के आ गया, I2 अपॉन I1। तो I2 का मतलब आउटपुट, I1 का मतलब इनपुट। क्लियर है ये वाली बात। चलो अब मैं आपको दूसरी बात बता देना चाहता हूँ। ये अगर मान लो सपोज करो गलती से ऐसा हो गया, गलती से ऐसा हो गया कि ये तो हो गया मतलब सीधा केस, मतलब फॉरवर्ड केस, फॉरवर्ड, फॉरवर्ड का मतलब सीधा, ठीक है भाई, अगर मतलब सही वाला केस। अब यदि ये उल्टे हो जाते हैं गलती से, आउटपुट मतलब एक तरीके से ऐसा हो जाता है, ए आई इजिकल टू हो गया, मान लो सपोज करो A1 तो ऊपर चला गया, I2 नीचे हो गया, तो इसका मतलब है अब की बार इनपुट कहाँ पे चला गया, ऊपर, और आउटपुट कहाँ पे आ गया, नीचे। तो ऐसे केस को हम बोलते हैं, ऐसे केस को हम बोलते हैं, ये तो हो गया फॉरवर्ड का केस, अगर आउटपुट ऊपर आ रहा है, क्या आ रहा है, आउटपुट ऊपर आ रहा है, और इनपुट कहाँ पे आ रहा है, नीचे आ रहा है, इनपुट कहाँ पे आ रहा है, नीचे आ रहा है, ठीक है। ये तो हो गया फॉरवर्ड का सही केस, ये है एक्चुअल, ये है। लेकिन ऐसा कभी कभार कभी देखने को मिल जाए, तो मैं I1 ऊपर चला जा, I2 नीचे, इनपुट ऊपर चला जा, आउटपुट नीचे आया, तो इसे हम बोलते हैं रिवर्स, रिवर्स, रिवर्स करंट गेन। इसे क्या बोलेंगे, रिवर्स करंट गेन, उल्टा, रिवर्स करंट गेन। और ये क्या, फॉरवर्ड करंट गेन। समझ में आई ये वाली बात, यानी कि अगर धारा लाभ, अगर धारा लाभ कौन सा है, ये वाला, और रिवर्स यानी कि उत्क्रम धारा लाभ, धारा लाभ कौन सा है भैया, ये वाला ऊपरले वाला। ये समझ में आ गई होगी। अब मैं आपको कुछ और चीजें बताता हूँ। अगर सपोज करो वोल्टेज गेन की बात क्या लगा, वो वोल्टेज गेन क्या लगा, तो वोल्टेज गेन कैसे निकालते हैं, ध्यान से समझियो, ठीक है। इसे बोलते हैं वोल्टेज लाभ, वोल्टेज लाभ। तो वोल्टेज लाभ को हम रिप्रेजेंट करते हैं एवी से। हमेशा मैंने आपको बताया था, ऊपर तो लेना आउटपुट वोल्टेज, आउटपुट वोल्टेज, और नीचे क्या लेना है इसमें, इनपुट वोल्टेज। क्या लेना है, इनपुट वोल्टेज, ठीक है जी। तो ए वी इजकल टू, आउटपुट वोल्टेज का मतलब है ये वाला वोल्टेज, ये सब आउटपुट के हैं सब, ठीक है। यानी कि V2 ऊपर और V1 नीचे। अगर ये ऐसा केस तुम्हें कहीं देखने को मिलता है, ए वी इजकल टू V2 अपॉन V1, तो इसे बोलते हैं फॉरवर्ड, फॉरवर्ड वोल्टेज गेन, यानी कि सही काम हो रहा है, यानी कि फॉरवर्ड करंट गेन, यानी कि उत्क्रम, वो सॉरी, अगर, अगर वोल्टेज लाभ, अगर वोल्टेज लाभ। लेकिन यदि इसका उल्टा मिलता है आपको, कौन सा, अगर ऐसा मिलता है, अगर ऐसा हो जाता है, ए वी इजिकल टू हो जाता है V1 अपॉन V2, अगर ये हो जाता है तो इसे हम बोल लेंगे, यानी कि अब की बार कैसा हो गया, इनपुट तो चला गया ऊपर, और आउटपुट चला गया नीचे, आउटपुट चला गया नीचे। तो इसका मतलब है ये कैसा हो जाएगा, रिवर्स, रिवर्स वोल्टेज गेन, रिवर्स वोल्टेज गेन,
यानी कि उत्क्रम उत्क्रम वोल्टेज लाभ। जल्दी से बताओ, जो ये कंसेप्ट समझाया मैंने, समझ में आया सभी को? अब आपकी पुरानी वाली वीडियो से भी सारी दिक्कत समस्या इस बेसिक पार्ट से खत्म हो जाएंगी, अगर ये आपने चीज को अच्छे से समझ लियो। एक बार जल्दी जल्दी से कमेंट करके बताओ क्या क्लियर है यहाँ तक? अभी कमेंट नहीं आ रही आपकी किसी की भी। एक बार थंब कर दो जल्दी जल्दी से, मुझे पता चलता रहेगा, और आपके थंब करने से अप्रिसिएशन भी मिलता है भैया हमें, ठीक है? जल्दी जल्दी से बताओ, जल्दी जल्दी से बताओ एक बार थंब करके। स्टूडेंट ऐड तो हो रहे हैं लेकिन अभी कमेंट नहीं आया है। जल्दी से कमेंट करके बताओ क्या क्लियर है? जब तक कोई दिक्कत समस्या थंब कर दो एक बार सभी। ठीक है, गुड इवनिंग जी, गुड इवनिंग। क्या मेरी वॉइस और डिस्प्ले क्लियर है? एक बार थंब तो करके बताओ जल्दी से। और ये जितनी भी मैंने आपको चीजें समझाई है, क्या ये आपको अच्छे से समझ में आ रही है? जल्दी जल्दी से बताओ। क्या आप सभी को ये सारी चीजें जो मैंने बताई है, ये काम काम की चीजें हैं, आपको बहुत बेहतरीन चीजें हैं ये, ठीक है? एक बार आप नोट भी कर लो साथ साथ। अच्छा, मैंने इंग्लिश के नोट्स आपके डलवा दिए हैं, जैसे जैसे कल हिंदी के नोट्स भी डलवा दूंगा मैं आपके। आप वहां से अपना पीडीएफ से अपना काम कंप्लीट करते रहिए, ठीक है? ठीक है, ठीक है। एक बार नोट डाउन कर लिया क्या सभी ने? ये वाली चीज एक बार नोट डाउन कर लो अच्छे से, फिर आगे चलते हैं भाई। ठीक है स्टूडेंट, फिर आगे चलते हैं अपने। अब कंसेप्ट पे आ जाओ वापस। अगर नोट कर लिया हो तो सभी एक बार डन लिख दो भैया, ठीक है? ना तो ये आपको सारी पीडीएफ मिल जाती है, ठीक है? ये सारी पीडीएफ आपको मिल जाती है। चलो मैं अपने पुराने पेज पे वापस आता हूँ। पुराने पेज पे वापस देखो, अब थोड़ा ध्यान से समझो, अब थोड़ा सा ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे। अगर मैं आपसे कहूँ जल्दी से बताओ कमेंट करके, अगर तुम्हें समझ में आया है बेसिक कंसेप्ट V1/V2, ये क्या है यहाँ पे? जल्दी से बताओ, फॉरवर्ड है या रिवर्स है, और गेन है या क्या है? जल्दी से बताओ। V1/V2 जल्दी कमेंट करके बताओ सभी। अगर सभी ने अच्छे तरीके से पढ़ा है तो समझ में आ जाएगा भैया। जल्दी से बताओ V1/V2 क्या रहा यहाँ पे? जल्दी कमेंट करो। तो आप कहोगे ये है हमारा, इसे मैं रिप्रेजेंट करता हूँ HR से। अच्छा भैया, HR क्यों लिखा आपने? क्योंकि R का मतलब है रिवर्स। सही तरीके से देखोगे, बहुत बढ़िया बता रहे हो भाई, रिवर्स रिवर्स। और V1/V2 का मतलब है वोल्टेज गेन, रिवर्स वोल्टेज गेन, रिवर्स वोल्टेज गेन है इसका नाम। उत्क्रम उत्क्रम वोल्टेज लाभ, उत्क्रम वोल्टेज लाभ। ठीक है स्टूडेंट। अच्छा, ये वाला देख के बताओ जल्दी से, ये क्या है? I2/I1। जल्दी से बताओ कमेंट करके। अगर आपने अच्छे तरीके से समझ लिया है तो जल्दी से बताओ इसका नाम क्या है? I2/I1। बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा सभी का। जल्दी जल्दी से बताओ भाई, कमेंट करो जल्दी जल्दी से। I2/I1, आउटपुट ऊपर है इनपुट नीचे है, तो इसे बोलते हैं हम HI। अब HI क्यों कहा मैंने? क्योंकि इसका मतलब है फॉरवर्ड, फॉरवर्ड फॉरवर्ड। आई का मतलब करंट गेन, फॉरवर्ड करंट गेन, फॉरवर्ड करंट गेन। यानी कि इसका मतलब क्या हो गया? अगर धारा, अगर धारा लाभ। क्या मतलब हो गया? अगर धारा लाभ। ठीक है स्टूडेंट, अब यहाँ पे आ जाओ जल्दी से। क्लियर है? बिल्कुल सही बता रहे हो आप एकदम, ठीक है? ये देखो, अब इसका नाम आ जाओ। देखो अगर आप देखोगे, देखोगे ये इस पहले वाले का उल्टा हो रहा है। पहले वाले का क्या हो रहा है? उल्टा हो रहा है। ये देखो, I2 किस में, I2/V2 किस में मिलते हैं? ये मिलते हैं आउटपुट में। किस में मिलते हैं? आउटपुट में। तो इसका नाम हो जाता है IRF। IR ये फॉरवर्ड है ना भैया? एक सेकंड एक सेकंड, यहाँ पे F कर लेना भैया, क्योंकि ये फॉरवर्ड है। F, IRFO, ये हो जाएगा O। O क्यों कहा मैंने? क्योंकि O ये दोनों आउटपुट के हैं।
ये हो जाता है आउटपुट, आउटपुट। और देखो ये उल्टा हो रहा है, ये तो इम्पिडेंस था इसका नाम, तो अगर ये V1/I1 था तो इम्पिडेंस था, इनपुट था। लेकिन ये आउटपुट में तो इसे बोलते हैं आउटपुट एडमिटेंस, आउटपुट एडमिटेंस, आउटपुट एडमिटेंस यानी कि निर्गत प्रवेश्यता, यानी कि जो एंट्री लेंगे ना ये बाहरली साइड में आउटपुट में से एंट्री लेते हैं, देख लो आउटपुट में से निकलने, जबकि निकलती है सारी चीजें। तो जल्दी जल्दी से एक बार ये बताओ मुझे जरा, अब मैं आपको एक छोटी छोटी सी चीजें याद कराने की कोशिश करता हूँ। नोमेनक्लेचर, नामांकन, सबका नाम रख दिया मैंने। HI का नाम है एच, वो H11 का नाम है HI, H12 का नाम क्या है HR, ठीक है। H21 का नाम क्या है भैया HO, और H22 का नाम क्या है भैया HO, ठीक है। तो ये ऐसे भी याद रख सकते हो IRFO, IRFO, ठीक है। यहां तक बताओ जल्दी से, सभी को समझ में आ गया? ठीक है, अब मैं आपको नोमेनक्लेचर दिखाता हूं, किस में, कॉन्फ़िगरेशन में। एक बार सभी ने नोट कर लिया हो तो सभी एक बार थंब कर देंगे, एक बार सभी थंब कर देंगे अगर सभी ने यहाँ तक का नोट कर लिया हो तो अच्छे तरीके से। ठीक है स्टूडेंट, बढ़िया। चलो अगली स्लाइड पे चलो भैया, अगली स्लाइड पे चलता हूँ। ये वाला बेसिक कंसेप्ट हमारा काम कर गया, ये वाला पेज सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण रह गया जब ये वाला पेज हुआ है हमारा। ठीक है, अब अपने पहले पेज पे आ जाओ। अब हम देखते हैं हमें क्या क्या कर लिया। तो हमने अभी तक क्या क्या कर लिया है क्वेश्चन के अनुरूप, वही चीजें एक बार बता देता हूँ। सबसे पहले तो गिव ए ब्रीफ अकाउंट। ब्रीफ अकाउंट का मतलब है हमने अंदर तक की थ्योरी देख ली है नोमेनक्लेचर की, कि क्यों, मतलब रीजन के साथ बता दिया मैंने तुम्हें। और अब क्या करना है, एच पैरामीटर किसके लिए बताना है, कॉमन बेस के लिए, कॉमन कलेक्टर के लिए, इन तीनों के लिए, कॉन्फ़िगरेशन के लिए करेंगे। पहला केस नोमेनक्लेचर तक का तो हो गया, यहाँ तक, यहाँ तक का तो हो गया, ये फर्स्ट पार्ट था। अब ये वाला सेकंड पार्ट करके दिखाऊंगा, यहाँ से यहाँ तक का। ठीक है भाई, फिर डेरिवेशन करेंगे। तो अब ये वाला पार्ट करता हूँ मैं, सेकंड पार्ट। ये सेकंड पार्ट है, ये फर्स्ट पार्ट तो हो गया आपका, नोमेनक्लेचर तो होगी। अब नोमेनक्लेचर, कॉमन बेस, कॉमन कलेक्टर के अकॉर्डिंग करके दिखाओ, दूसरा पार्ट ये है। तीसरा पार्ट भैया ये है, और चौथा पार्ट है इसमें लिमिटेशन का। ठीक है, यानी कि नामांकन तो हमने कर दिया, ये वाला पॉइंट तो कर दिया, नामांकन नॉर्मली हो गया। अब इनके बेस पर करेंगे तीनों के, इसके बेस पे भी, इसके पे भी और इसके पे भी। ये सेकंड पार्ट है हमारा करने का, और इसके बाद ये तीनों डेरिवेशन निकालने हैं, ये थर्ड पार्ट है भैया हमारा। और ये इसकी सीमाएं है, ये वाला फोर्थ पार्ट है। आपको अच्छे तरीके से यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। ठीक है स्टूडेंट, अब हम चलते हैं, इसकी नोमेनक्लेचर करेंगे किसके अकॉर्डिंग, किसके अकॉर्डिंग करेंगे भैया, उसके अकॉर्डिंग, कॉमन बेस, कॉमन कलेक्टर और कॉमन एमिटर। तो उसके लिए हमें एक महत्वपूर्ण सी टेबल बनानी पड़ेगी। ठीक है, नोमेनक्लेचर, नोमेनक्लेचर, नोमेनक्लेचर फॉर सीबी, कॉमन बेस, कॉमन कलेक्टर, कॉमन एमिटर। ठीक है, कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन, कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है, ऑफ एच पैरामीटर, ऑफ एच पैरामीटर, एच पैरामीटर। ठीक है, मैं साथ साथ इस बार क्या काम करूंगा, साथ साथ ही आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बताता रहूंगा। ठीक है यानी कि कॉमन बेस, कॉमन यानी कि उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ आधार के लिए, पहला बेस, बेस का मतलब आधार के लिए, और उत्सर्जक के लिए, उत्सर्जक के लिए तथा संग्राहक के लिए नामांकन, संग्राहक के लिए, संग्राहक के लिए नामांकन, के लिए नामांकन, नामांकन। ठीक है स्टूडेंट, तो इसके लिए हमें एक बेहतरीन सी टेबल बनानी पड़ेगी भाई। क्या बनानी पड़ेगी, टेबल। और टेबल एकदम लाजवाब, उस टेबल से हमारा सारा काम हो जाने वाला है। ठीक है भाई, उस टेबल से हमारा सारा काम हो जाने वाला है। तो टेबल बनाएंगे एक जानदार सी। तो जानदार सी टेबल बनाने का मेरा मतलब है, अगर ये वाली टेबल आपको अच्छे से समझ में आ गई
तो आप अच्छे तरीके से काम कर दोगे। ठीक है भाई। चलो, ये टेबल हमारी आ गई है और इसमें हम 3-4 लाइन बनाते हैं। इधरली साइड में हमारे पैरामीटर्स आ जाएंगे भाई। कितने टाइप के पैरामीटर्स हैं? ठीक है, इसके बाद इस यहाँ पे हमारी आ जाओगी कॉमन बेस। ठीक है, और यहाँ पे आ जाओगी हमारी कॉमन कलेक्टर। कॉमन कलेक्टर हो जाओगे। चलो एक काम करो, यहाँ तक ही ले लेते हैं ऐसे, ये हो जाओगे। चलो ऐसे ले लेते हैं। चलो बहुत बढ़िया। और इसका ये इधरली साइड से, यहाँ से इसकी ऐसा आ जाएगी भाई हमारी टेबल। ठीक है, ये टेबल हमारी आ गई है। तो अब क्या काम करते हैं, सबसे पहले यहाँ पे लिखते हैं एच पैरामीटर्स। कौन से पैरामीटर? एच पैरामीटर्स। एच पैरामीटर, इस टेबल से ही हमारी सारी कहानी हो जाओगी। और याद करने का टेक्निक भी बता दूंगा। यहाँ पे ले लेंगे हम सी बी, यानी कि कॉमन कॉमन बेस। इसे हिंदी में बोलते हैं उभयनिष्ठ उभयनिष्ठ आधार। कॉमन बेस के लिए, यानी कि सी बी। ठीक है, और यहाँ पे ले लेंगे हम कॉमन एमीटर। कॉमन एमीटर, यानी कि उभयनिष्ठ उभयनिष्ठ संग्राहक, नहीं उभयनिष्ठ उत्सर्जक। उभयनिष्ठ उत्सर्जक, उत्सर्जक यानी कि सीई। ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा हमारा कॉमन कॉमन कलेक्टर। कॉमन कलेक्टर यानी कि उभयनिष्ठ उभयनिष्ठ संग्राहक, यानी कि सीई। ठीक है, इस तरीके से। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ठीक है, आ जाओ अब इनके 4 पॉइंट अच्छे अच्छे से, 4 लाइन और बना लो। ठीक है, 1 होगी, 2 होगी ये, और तीसरी होगी, और चौथी होगी। ये इस तरीके से हम 4 लाइन बना लेंगे। ठीक है भाई, अब देखियो थोड़ा ध्यान से। अगर मैं आपसे कह लगूं अगर मैं आपसे कह लगूं, सबसे पहले तो हम लिख लेते हैं H11, H11, H12, H21 और H22, ये लिख लेते हैं। अगर मैं आपसे कहूं, सबसे पहले एक टेक्निक बता देता हूं मैं सभी को। अभी थोड़ी देर पहले IRFO आया था हमारे पास में। सभी बताओ, IRFO आया था या ना? तो सबसे पहले एक बार तो सब HH लिख दो ऐसे। एक बार सब HH लिख दो सभी में, आसान नहीं हो जाओगे? 1 मिनट में समझ में आ जाओगी अभी। देखो, H11 का नाम क्या था? HI था। ऐसे ही यहाँ पे भी HI होगा, यहाँ पे भी HI होगा। इसका H12 का नाम क्या था? HR था, HR था, इस प्रकार से। इसका नाम क्या था? HF था, H21 का। बताओ जल्दी से, अभी पढ़ के आए हो। इसका क्या नाम था? H22 का O था। इसका भी क्या था? O था, और इसका भी क्या था? O था। जल्दी से एक बार बताओ, यहाँ तक क्लियर है क्या सभी को? ठीक है, जल्दी से बताओ यहाँ तक क्लियर है? अब अब यहाँ से काम की बात। अगर यहाँ बेस है, बी है, बेस है, तो सबके साथ बी लगा दो ऐसे। बी लगा दो। यहाँ एमीटर है, ई है, तो सबके साथ ई लगा दो। अब ये कलेक्टर है, सी है। कलेक्टर देखो यहाँ से पहचानते हैं, इसका यो ई है, इसका मैं ये इनकी बात कर रहा हूँ बी, और इसकी क्या, किसकी बात कर रहा हूँ? यहाँ पे ये हमारा क्या आ जाएगा? सी सी आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें क्या आ जाएगा? सी 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 सी। जल्दी से बताओ, टेबल बनानी आ गया आपको? यानी कि टेबल बनाने का तरीका सीख गए। अब इस टेबल का क्या फायदा होने वाला, वो चीज मैं आपको बताने वाला हूँ। एक बार नोट डाउन कर लो इसे सभी। एक बार जल्दी जल्दी से नोट डाउन कर लो सभी इस टेबल को। और ये बहुत महत्वपूर्ण टेबल है। अब कैसे इस टेबल का प्रयोग करके हम एच पैरामीटर के इनपुट इम्पीडेंस, करंट गेन और वोल्टेज गेन निकाल लेंगे, वे सारी चीज मैं आपको बताने वाला हूँ भैया। ठीक है, कल मैंने आपको एनालाइज कराया था।
तो अब ये वाला हमारा दूसरे नंबर का तो काम हो गया है ना, हो गया। जल्दी बताओ, टेबल यदि सबको समझ में आ गया हो तो एक बार थंब कर दो। एक बार सभी स्टूडेंट थंब कर दो भैया, अगर टेबल अच्छे से बनानी आ गई आपको। ठीक है, बहुत बढ़िया। चल तो आगे बढ़ते हैं। यानी कि अपने अगर उस पे जावे हम, कौन से पार्ट पे जावे, इस पे जावे, तो आपको क्या दिखाई दे रहा होगा, हमने कौन सा पार्ट कर लिया। फर्स्ट पार्ट तो हो गया, थर्ड पार्ट सेकंड पार्ट भी हो गया, कॉमन बेस के लिए भी हो गया, कॉमन एमिटर के लिए भी और कॉमन कलेक्टर के लिए भी। अब क्या करना तीसरे पार्ट में, तीसरे पार्ट में करना है इनपुट इम्पीडेंस निकालना, वोल्टेज गेन, करंट गेन, किसके लिए हो, इन तीनों के लिए ही। यानी कि डेरिवेशनल पोर्शन प्रूफ करके दिखाना है यहाँ पे। ठीक है, चलो, यानी कि ये निवेशी प्रतिबाधा, धारा लाभ और वोल्टेज लाभ तीसरे नंबर का काम करेंगे। अब कौन सा काम करेंगे, तीसरे नंबर का। एक बार जल्दी से बताओ, यहाँ तक सभी को क्लियर है। अब क्या काम करेंगे, हम सबसे पहले तीसरे नंबर का काम करेंगे। हम क्या निकाल लेंगे, इनपुट इम्पीडेंस। सबसे पहला काम है हमारा इनपुट इम्पीडेंस निकालने का, इनपुट इम्पीडेंस निकालने का। चलो, पहला सबसे पहला एक स्लाइड पे हम इनपुट इम्पीडेंस ले लेते हैं, और एक स्लाइड पे हम ले लेते हैं करंट गेन। यहाँ पे ले लेते हैं करंट गेन। ठीक है, करंट गेन। इसके बाद ले लेते हैं भैया वोल्टेज गेन। कौन सा ले लेते हैं भैया, वोल्टेज गेन, वोल्टेज गेन। ठीक है, यानी कि इसे वोल्टेज, वोल्टेज लाभ। ठीक है, और पिछले वाला हमारा क्या था, पिछले वाला, चलो सबसे पहले इनपुट इम्पीडेंस ले लेते हैं। इनपुट इम्पीडेंस यानी कि निवेशी, निवेशी प्रतिबाधा, निवेशी प्रतिबाधा। ठीक है, अच्छा एक बात बताओ, कल मैंने शुरू में ही वीडियो में आपको क्या काम करवाया था, निवेशी प्रतिबाधा का डेरिवेशन निकलवा के आया था मैं। ठीक है, चलो एक काम करता हूं, मैं निवेशी प्रतिबाधा तीनों के लिए निकाल देता हूं, कॉमन बेस के लिए भी निकाल, चलो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, मैं यहाँ पे कॉमन बेस के लिए भी निकाल दूंगा, यहाँ पे कॉमन एमीटर के लिए भी निकाल दूंगा, और यहाँ पे किसके लिए निकाल दूंगा, कॉमन कलेक्टर के लिए निकाल दूंगा। ठीक है, अभी ध्यान से समझियो, कल मैं इनपुट इम्पीडेंस का एक डेरिवेशन निकाल के आया था पुरानी वाली वीडियो में। तो एक बार जल्दी से बताओ उसकी वैल्यू क्या यही आई थी जो मैं बोर्ड पे लिख रहा हूँ, क्या इनपुट इम्पीडेंस की ये वैल्यू आई थी क्या कल, एक बार चेकआउट लो। जेड इन इजिकल टू ये आई थी क्या, H11 माइनस के H12 H21 प्लस यो अपोन में H22 प्लस 1/RL। क्या ये वैल्यू आई थी आपकी, जल्दी से अगर ये वाली वैल्यू आई हो तो एक बार कमेंट में यस जरूर लिखो। क्या जेड इन की ये वैल्यू आई थी कल डेरिवेशन में, जल्दी से बताओ अगर ये वाली वैल्यू आ गई हो। एक, चलो साथ साथ करंट गेन की भी लिख लेते हैं, चलो अभी लिख लेंगे, पहले इसकी लिख लो। जल्दी बताओ क्या ये वैल्यू आई थी कल, जल्दी से बताओ क्या ये वाली वैल्यू आई थी इनपुट इम्पीडेंस की, एक बार अपनी कॉपी में जल्दी से देखो। इससे पुराने लेक्चर में एच पैरामीटर में मैंने ये कराया था, एक बार सभी थंब कर दो अगर ये वाली वैल्यू हमने करी थी तक, क्या ये वाली वैल्यू आई थी कल जेड इन की, जब मैंने इनपुट इम्पीडेंस निकाल के दिखाया था पूरा इसका डेरिवेशन सेटअप करके, क्या ये वैल्यू आई थी, जल्दी से बताओ। बताओ भाई एक बार कमेंट करके फिर आगे चलेंगे, जल्दी जल्दी से बताओ। अगर ये वाली वैल्यू आई थी, और कल और कौन कौन सी वैल्यू आई थी, एक बार देख लेते हैं। करंट गेन की कौन सी वैल्यू आई थी, धारा लाभ की जल्दी से बताओ, सभी जल्दी से बताओ धारा लाभ की। अभी कोई बोल नहीं रहा है, जल्दी से बताओ धारा लाभ की कितनी आई थी, क्या यही आई थी, अब मैं लिखने वाला हूँ यहाँ पर। तो धारा लाभ की कितनी आई थी हमारे पास, ए आई की वैल्यू। सर कल की क्लास थोड़ी इनकम्प्लीट रह रही है, कर लो भाई उसे मतलब कंप्लीट कर लो। ठीक है, चलो, तो ए आई इजिकल टू, ए आई की वैल्यू कितनी आई थी हमारी, ए आई की वैल्यू आई थी हमारी, चेकआउट ले लेना, H21 पर ये देख लो कि हाँ या ना ये आई थी या ना आई थी, एक बार चेकआउट ले लो। H22RL एक ये आई थी, और एक वोल्टेज गेन की भी वैल्यू आई थी हमारे पास, इसकी वोल्टेज गेन की, वोल्टेज गेन की वैल्यू आई थी हमारे पास, ए वी इजिकल टू
ये कल डेरिवेशन में आ गई होगी आपकी H21 अपॉन कितनी जेड इन H22 प्लस 1 अपॉन RL H22 1 अपॉन RL, कुछ ये वैल्यू आ गई होगी आपकी कुछ इस तरीके से। ये 3 वैल्यू आ गई थी। एक बार जल्दी से बताओ क्या ये वैल्यू तो आ गई थी ना आपकी। चलो ये 3 वैल्यू आ गई थी। अब मैं सबसे पहले इसे ले लेता हूँ। मैं कॉमन बेस के लिए देखना चाहता हूँ कॉमन बेस के लिए कैसा कैसा होने वाला है। कॉमन बेस के लिए देखने के लिए हमें कैसा करना पड़ेगा वो ध्यान से समझेंगे एक बार। देखो कॉमन बेस के लिए मैं क्या काम करता हूँ, यहाँ 3 लाइंस खींच लेता हूँ ऐसे। इधर ये हो जाएगा और इधर ये हो जाएगी इसकी, ठीक है। लेकिन अगर ये एग्जाम में आ लगा ये क्वेश्चन, वैसे तो अगर क्वेश्चन आपका पहले वाला इनपुट इम्पीडेंस करंट गेन या वोल्टेज गेन आए तो आपको कैसे करना है, वो तो वही करना सिंपल मेथड जैसा वो मैंने करवा रखा डेरिवेशन आपका। लेकिन अगर वो आपसे कॉमन बेस कॉमन कलेक्टर कॉमन एमीटर में से किसी एक का करवा लगा है, मान लो कॉमन बेस का क्या लगा कि कॉमन बेस का इनपुट इम्पीडेंस करंट गेन और वोल्टेज गेन निकाल लो, तो आपको क्या करना, पहले वो सिंपल वाला सारा करना है। वो सिंपल वाला इनपुट इम्पीडेंस सारा करना है, यानी कि यो वैल्यू तुम्हें निकाल कर दिखानी है कैसा ही मैंने पुरानी वाली वीडियो में दिखा रखा है ऐसे निकाल के पुराने वाले लेक्चर में। अब सीबी में कैसा अप्लाई करना, डायरेक्ट ये वैल्यू निकाल कर तीनों और फिर वहां पे आप अप्लाई कर सकते हो डायरेक्ट। कैसा करना है एक बार ध्यान से समझो, कैसे करना वो ध्यान से। सीबी पहले इसे पकड़ लो, जेड इन इजिकल टू जल्दी से बताओ H11 का नाम सीबी में क्या था। जल्दी से अपनी एक जो टेबल बनाई थी तुमने, ये टेबल देख लो, ये वाली जो टेबल थी देखो, हमें जो यूज करना है ना, हमें ये यूज करना है इस उसमें जहां पे H पैरामीटर में H11 आ रहा, तो बेस के लिए तो हमें ये वाली टर्म्स यूज करनी है और कॉमन एमीटर के लिए ये वाली टर्म्स यूज करनी है और कॉमन कलेक्टर के लिए ये वाली टर्म्स यूज करनी है इनकी जगह, H11 की, H12 की, H21 की, H22 की जगह, ठीक है। तो जल्दी से अब बताओ इसके लिए कॉमन बेस के लिए H11 क्या मानना था, जल्दी से बताओ एक बार, जल्दी से बताओ क्या मानना था H11। तो कॉमन बेस के लिए H11 हमारा आया था, हमने अभी देखा था HIB, ये आया था ना HIB माइनस के, ये क्या हो गया माइनस के, और ये H12 की जगह क्या था उसमें HRB, चेक कर लो टेबल में एक बार। और H21 की जगह क्या था भाई, H21 की जगह था HFB। अभी एक बार चेक कर लो टेबल में, सबको क्लियर होता रहा होगा। H22 की जगह क्या था HOB प्लस 1 अपॉन RL, यानी कि एक डेरिवेशन CB के लिए ये निकल के आ गया हमारा, ठीक है भाई, ये डेरिवेशन निकल के आ गया। अब कॉमन एमीटर के लिए देख लो, कॉमन एमीटर वाले केस में चले जाओ, यही जेड इन ऐसा कैसे लिखना है, जेड इन ऐसा कैसे लिखना है। कॉमन एमीटर में बस क्या करना है, देखो यहाँ पे ध्यान समझो, जैसे इससे ही बना दो। H11 क्या था यहाँ पे HI था, तो HI एमीटर की बात हो रही तो यहाँ E लगा दो बस, माइनस H, यहाँ R ऐसा कैसी BA की जगह E लगा दो, HF की जगह क्या लगा दो E लगा दो, अपॉन अपॉन HOE कर दो प्लस 1 अपॉन RL कर दो। तो ये किसके लिए रिजल्ट आ जाओगा, कॉमन एमीटर के लिए रिजल्ट आ जाओगा किसका, इनपुट इम्पीडेंस का। कॉमन कलेक्टर के लिए देखो, तो जेड इन इजिकल टू यहाँ हमने HI लिया तो HIC कर दो, माइनस HRC कर दो, HFC कर दो, अपॉन HOC कर दो, ठीक है, प्लस 1 अपॉन RL। तो हमारे लिए ये डेरिवेशन निकल के आ गई है इनपुट इम्पीडेंस के। इसी प्रकार से हम इनपुट करंट के और वोल्टेज गेन मतलब आउटपुट करंट इसके वोल्टेज गेन के और करंट गेन के निकाल सकते हैं। एक बार जल्दी से बताओ ये सभी को क्लियर हो गया, जल्दी से कमेंट करके बताओ क्या ये सभी को क्लियर हो गया इनपुट इम्पीडेंस कैसे निकालना। मैं एक बार और बता दे रहा हूं आपके नोट पॉइंट के लिए, अगर ये क्वेश्चन आ जाता है कि इनपुट इम्पीडेंस करंट गेन और वोल्टेज गेन निकाल लो H पैरामीटर के CB के लिए, आएगा एक के लिए, ये बात पक्की है। वैसे अब तो मैंने तीनों के लिए बता दिया, आसान है। CB के लिए आए तो पहले आपको ये वाली टर्म्स पहले वाली वीडियो से निकाल कर आनी पड़ेगी, इनपुट इम्पीडेंस भी, वोल्टेज गेन भी और करंट गेन भी। जब ये तीनों टर्म्स आप निकाल के ले आओगे तब आप क्या काम करोगे, तब आप इनमें वैल्यू धर के टेबल की हेल्प से
इसे यहाँ पे छोड़ोगे तो आपके 15 नंबर का क्वेश्चन बनने की संभावना है इसका, तो 15 में से पूरे पूरे 15 नंबर आएंगे क्योंकि डेरिवेशन पोर्शन है। जल्दी से बताओ ये यहाँ तक क्लियर है सभी को? एक बार सभी थंब कर दो, क्लियर है तो ठीक है। चलो फिर आगे चलते हैं, अपने अगले पॉइंट पे चलते हैं। अगला पॉइंट क्या था हमारा? करंट गेन का था। तो करंट गेन हम सबसे पहला किसके लिए देखेंगे? कॉमन बेस के लिए देखेंगे। किसके लिए देखेंगे? कॉमन एमीटर के लिए देखेंगे। इसके बाद कॉमन कलेक्टर के लिए देखेंगे, ठीक है, इनके लिए देखेंगे। तो सबसे पहला एक बार इन्हें इनके लिए ऐसा एक, जिससे कि मतलब एक क्लासिफाइड हो जावे, तो आप इन्हें मतलब इस तरीके से कर लो जिससे कि आपको क्लासिफाइड होने में आसानी हो जाए। अब देखो ध्यान से, इसके अकॉर्डिंग देखो एक बार, अगर ए आई ऐसा कैसे लिख दो। अब H21 को हमने क्या कहा था एक बार जल्दी से बताओ? H21 को कहा था हमने HF। HF बी है तो बी आ जाएगा, प्लस 1 अपॉन H22 को क्या क्या रखा था हमने? OB। और RL ऐसा कैसे, RL ऐसा कैसे, ये टर्म्स आ गई हमारी। एक बार टेबल में देख लो, पीछे टेबल में एक बार जल्दी से देख लो। अभी तो ये तो आपको पहले वाली वीडियो से याद हो गया होगा। अब इसके लिए बनाओ एमीटर के लिए, तो AI इजिकल टू HF, तो ऐसा कैसे आएगा? HF ऐसा कैसे, एमीटर है तो E लगा दो, प्लस 1 प्लस HO तो ऐसा कैसे, एमीटर है तो E लगा दो, और यहाँ RL ऐसा कैसे, ठीक है। ये आ गया हमारे लिए। ऐसे यहाँ पे आ जाओ कलेक्टर के लिए, तो AI इजिकल टू HF सी, यहाँ EB था वहां पे, यहाँ C लगा दो, ठीक है। तो 1 प्लस HO तो लिखना ही लिखना, यहाँ पे क्या लगा दो? C लगा दो, और यहाँ पे क्या है? RL। तो इस तरीके से हमारे पास ये वाली सारी टर्म्स निकल के आ गई है। जल्दी से बताओ ये समझ में आ गया सभी को? इसी प्रकार से फिर हम वोल्टेज गेन का भी निकाल लेंगे। यहाँ तक क्लियर है सभी को? जल्दी बताओ, आई होप सभी को क्लियर होगा। अगर कोई डाउट रहता है किसी भी स्टूडेंट का तो वो मेरे से कमेंट करके पूछ सकता है, ठीक है। जल्दी जल्दी से बताओ। एक हफ्ते में एक बार आपकी डाउट क्लासेस का भी सेक्शन में ले लिया करूंगा, सभी बच्चे अपने डाउट इकट्ठे करते रहिए, ठीक है। जल्दी जल्दी से बताओ, कोई दिक्कत समस्या तो ना किसी को भी यहाँ तक? चलो आगे बढ़ते हैं। अब कौन से उस पे चलते हैं? वोल्टेज गेन। अब वोल्टेज गेन किस किस के लिए निकाल लेंगे? CB के लिए निकाल लेंगे, CE के लिए निकाल लेंगे, CCC के लिए निकाल लेंगे। अच्छा इनका मतलब तो तुम्हें पता लग गया था, CB का क्या होता है? मैं आपको एक बार और बता देना चाहता हूँ। इनका मतलब होता है कॉमन बेस। कॉमन बेस, कॉमन बेस यानी कि उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ आधार, ठीक है जी। और कॉमन एमीटर का मतलब नाम है कॉमन एमीटर, यानी कि उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ उत्सर्जक, ठीक है। और कॉमन कलेक्टर, कॉमन कलेक्टर यानी कि उभयनिष्ठ संग्राहक, उभयनिष्ठ संग्राहक। क्लियर होगा अंत तक आप सभी को? ठीक है। अब आ जाओ कॉमन बेस पे। कॉमन बेस वाले ये ऐसा कैसे लिखो, बिल्कुल सेम टू सेम। क्लासिफिकेशन के लिए आप यहाँ पे एक लाइंस खींच सकते हो, जिससे कि आपको पता रहे कौन सा क्या किसका क्या पोर्शन है, ठीक है। आ जाओ भाई, AI इजकल टू, आप इसे माइनस को ऐसे कैसे लिखो? और H21 को जल्दी से बताओ, H21 को कैसे लिखते थे? HF भी लिखते थे, टेबल में देख लेना पीछे, प्लस ये नीचे ZN ऐसा कैसे, इसे कुछ नहीं करना। H22 को कैसे लिखते थे? H22 को लिखते थे HOB प्लस 1/RL, टेबल देख लेना, कोई इतनी जटिल कहानी नहीं है, ये अभी बता के आया हूं मैं साथ के साथ ही, ठीक है। ऐसे ही इसमें आ जाओ, इसमें बिल्कुल सेम टू सेम AB इजकल टू माइनस HF, ये E है तो यहाँ पे E आ जाएगा, अपॉन ZN ऐसे कैसे, HOB है तो यहाँ पे E आ जाएगा, प्लस 1/RL, 1/RL, ये आ जाएगी हमारे पास इक्वेशन, ठीक है। ऐसे ही इसका
ए वी इजिकल टू क्या होगा, माइनस एच एफ सी। ये सफिशिएंट में होते हैं स्टूडेंट। एक बात बता दूं, ये सब जो मैं बता रहा हूँ ना, एच एफ ई, एच ओ ई, ये सब नीचे होते हैं सफिशिएंट में, ठीक है सर। कॉमन कलेक्टर बिल्कुल सही बताया, ठीक है। एच एफ सी अपॉन जेड इन एच ओ सी प्लस 1/RL। एक बार जल्दी से बताओ, ये वाली सारी कहानी आपको समझ में आ गई। अब अपने क्वेश्चंस पे चलते हैं। क्वेश्चन को अब देखोगे तो हमारे तीनों पार्ट हो चुके हैं। क्या हो चुका है, हमारे तीनों पार्ट अच्छे से हो चुके हैं। अब हम इसकी लिमिटेशन देखेंगे, ठीक है। ठीक है, अब हम अपने, अगर आपने देखा होगा, देखो हमारे कितने पार्ट हो चुके हैं, एक बार उन चीजों को देख लेते हैं। हमारे पहला उसने नोमेनक्लेचर पूछी थी, नॉर्मल की नामांकन वो बता दिया हमने, कॉमन बेस के लिए बता दिया, अब एक्सप्रेशन भी बता दिया, तीसरा पार्ट भी, ये तीसरा पार्ट भी हो गया। लास्ट पार्ट क्या बचा, लिमिटेशन। लिमिटेशन बताएंगे बस हम, सीमाएं बताएंगे, और हमारा लेक्चर ये एच पैरामीटर का पूर्ण रूप से खत्म हो जाएगा। कल फीडबैक चलेगा, ठीक है। तो दिक्कत नहीं करनी, सारा काम आपका बिल्कुल बढ़िया तरीके से टाइम पे होगा, और प्लस में आपको एग्जाम के लिए ही कंटेंट मिलेगा सारा, ठीक है। और आपका चाहे एग्जाम कितनी जल्दी हो जाए, हमारा सिलेबस सबसे टाइम पे खत्म होगा, और आप अच्छे तरीके से सारी चीजों को कर रहे होंगे, ठीक है स्टूडेंट। आप बेफिक्र रहे हो, कोई दिक्कत नहीं होने वाली, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं लिमिटेशन। लिमिटेशन क्या है, इसकी सीमाएं क्या हैं। लिमिटेशंस यानी कि सीमाएं क्या हैं। अगर मैं आपसे कहूं एच पैरामीटर की, एच पैरामीटर की दो सीमाएं हैं, यानी कि कितनी सीमाएं हैं, दो लिमिटेशन है। पहली सीमा तो यो है, पहली सीमा तो यो है कि इसका इनपुट इम्पिडेंस करंट गेन। अब तो आपको इनके हिंदी में भी नाम याद हो गए होंगे सबके, बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। इनपुट इम्पिडेंस, करंट गेन एंड वोल्टेज गेन, एंड वोल्टेज गेन, एंड वोल्टेज गेन gives give accurate value at low AC सिग्नल। यानी कि इस बात का क्या मतलब है, यानी कि निवेशी प्रतिबाधा, लो एसी सिग्नल ओनली लिख लो, ठीक है। निवेशी प्रतिबाधा, निवेशी प्रतिबाधा, वोल्टेज गेन यानी कि वोल्टेज लाभ तथा धारा लाभ, तथा धारा लाभ लाभ केवल लघु लघु एसी सिग्नल के लिए ही, एसी सिग्नल के लिए ही, के लिए ही सही मान देते हैं, सही मान देते हैं। अगर मैं आपसे कह लगूं कि एच पैरामीटर में तीन चीज होती है, इनपुट इम्पिडेंस, करंट गेन और वोल्टेज गेन, ये एक्यूरेट वैल्यू कहाँ किस पे देते हैं, केवल लो एसी सिग्नल पे देते हैं। केवल लो एसी सिग्नल पे एच पैरामीटर की बात होगी तो सही काम होगा, अदरवाइज एच पैरामीटर काम नहीं करेगा, ना तो हाई पे काम करे ना भैया, यानी कि एसी सिग्नल यदि ज्यादा हाई हो गया तो काम नहीं करेगा। दूसरी चीज क्या, दूसरी लिमिटेशन, यानी कि पहली लिमिटेशन पता लगी कि एच पैरामीटर लो एसी सिग्नल पे तीनों चीजों की वैल्यू अच्छी देगा। लेकिन अगर मैं आपसे कह लगूं, लेकिन मैं अगर आपसे कह लगूं, क्या कह लगूं कि भैया, अगर दूसरी लिमिटेशन क्या है कि यदि एच पैरामीटर का आप, एच पैरामीटर का किसी ना किसी तरीके से आप क्या कर देते हो, टेम्परेचर बढ़ा देते हो। टेम्परेचर बढ़ाने से, टेम्परेचर बढ़ाने से ऑपरेटिंग पॉइंट का मतलब है जिस पे वो अच्छा काम करती है,
यानी कि कार्यकारी बिंदु, जैसा आपका पंखा 220 पे बढ़िया घूमता है तो उसका वो ऑपरेटिंग पॉइंट हो गया। यानी कि टेम्परेचर बढ़ाने से एच पैरामीटर का कार्यकारी बिंदु क्या हो जाओगा, डिस्प्लेस हो जाओगा। क्या हो जाओगा, डिस्प्लेस हो जाओगा, विस्थापित हो जाओगा। डिस्प्लेस का मतलब है कभी तो वो कम पे भी अच्छा काम करने लगा, कभी वो ज्यादा पे, तो वो डिस्प्लेस हो जाओगा। डिसप्लेस्ड हो जाओगा और वो अच्छा काम एक्यूरेट वैल्यू नहीं देने का। यानी कि कैसा हो जाओगा, विस्थापित हो जाएगा। विस्थापित होने के कारण पहले तो वो मान लो, सपोज करो पहले नॉर्मल टेम्परेचर पर 200 पे सही काम कर रहा था, लेकिन अगर तुम इसका टेम्परेचर बढ़ा दोगे, टेम्परेचर मान लो बढ़ा दिया, तो अब ये 200 वोल्ट से किस पे काम करेगा, 200 वोल्ट से ये या तो ज्यादा पे काम करेगा या 200 वोल्ट से कम पे काम करेगा, तो ऑपरेटिंग पॉइंट इसका बिगड़ जाएगा, जिसके कारण ये इनपुट इम्पिडेंस, करंट गेन और वोल्टेज गेन की अच्छी वैल्यू नहीं दे पाएंगे। ठीक है, तो हमारा ये पूरा क्वेश्चन एकदम समाप्त हो गया है। एच पैरामीटर एकदम कंप्लीटली खत्म हो गया आपका। कल जो हमारा चलने वाला है, कल हमारा चलेगा फीडबैक। आपको यहाँ तक का लेक्चर कैसा लगा एक बार जल्दी से कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ सभी, और वीडियो को लाइक भी करो भाई, थंब करो जल्दी जल्दी से, बताओ एक बार, जल्दी जल्दी से एक बार बताओ, कोई दिक्कत समस्या तो ना आई यहाँ तक सभी को। थंब करो एक बार सभी, जो भी स्टूडेंट क्लास ले रहा है थंब करो। और यहाँ तक आप इसके पुराने लेक्चर को और यहाँ तक के लेक्चर को आप कंप्लीट कर ले करो। और अच्छा, कोई सी भी वीडियो आपकी लाइव क्लासेस में रह जाती है तो वीडियो वाले सेक्शन में मैं वीडियो डालता रहता हूँ, वहां से भी आप वीडियो को अच्छे से देख लो। एक दो वीडियो मन जो आपकी लाइव नहीं होती, मैं वहां पर आपकी वीडियो सेक्शन में डाल देता हूँ, वहां से भी कंप्लीट कर लो। ठीक है, आज के लिए इतने ही रखते हैं। एच पैरामीटर हमारा कंप्लीटली खत्म हो गया। ऑल द बेस्ट सभी को। ठीक है, जय श्री राधे कृष्ण सभी को।